हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का सीआर क्लासेस में। मैं हूं चांदनी। यहाँ से देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर। सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट है विषय शांति शिक्षा एवं सतत विकास। ये 8वां प्रश्न पत्र है। जब तुम्हारा पेपर होगा तो ये 8वां पेपर होगा। ये क्वेश्चन कैसे होंगे? क्वेश्चन है अति लघुत्तरीय प्रश्न। देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन। ये देखिए, पहला क्वेश्चन कि नैतिकता क्या है। अच्छा, नैतिकता होता क्या है? नीति के अनुसार व्यवहार करना ही नैतिकता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 2। नैतिकता के क्या क्षेत्र हैं? तो नैतिकता के निम्न क्षेत्र हैं। नैतिकता के निम्न क्षेत्र हैं कौन कौन से? व्यक्ति, परिवार, स्कूल और समाज। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 3। चरित्र निर्माण करने के किन्हीं दो कारकों का उल्लेख कीजिए। अच्छा, चरित्र निर्माण करने वाले किन्हीं दो कारकों का उल्लेख। अब यहाँ से देखते हैं। तो चरित्र निर्माण करने में एक तो क्षमाशीलता होनी चाहिए और दूसरा तपस्या और त्याग परायणता होनी चाहिए। वही हमारे चरित्र को अच्छा निर्माण कर सकते हैं। हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सहपाठी या साथी समूह की दो विशेषताएं बताइए। सहपाठी या साथी समूह की दो विशेषताएं बताइए। अब देखेंगे यहाँ से। तो साथी समूह अपने साथी के प्रति जागरूक होना चाहिए। साथी समूह कैसा होना चाहिए? साथी समूह अपने साथी के प्रति जागरूक होना चाहिए। नंबर 2, साथी समूह में आपसी आदान प्रदान होना चाहिए। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। साथी समूह में आदान प्रदान होना चाहिए। जैसे साथ में पढ़ते हैं दो बच्चे, तो एक दूसरे से पेंसिल शेयर कर लेनी चाहिए, कभी पेन कभी इरेजर। ये नहीं कि कोई लाया नहीं है तो दूसरा ना दे। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 5। व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी। एक व्यक्ति का व्यक्तित्व वह है जिसके आधार पर हम कह सकें कि किसी प्रदत्त परिस्थिति में वह व्यक्ति क्या करेगा। अच्छा, किसी व्यक्ति की वेशभूषा देखकर ही तो हम उसका बता पाते हैं कि ये क्या करता होगा या क्या नहीं करता होगा। अब जैसे जो काला कोट पहने रहते हैं, तुरंत उसे देख के हम लोग बता देते भाई ये वकील होगा। तो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रदत्त परिस्थिति में वह व्यक्ति क्या करेगा। वेशभूषा देख के ही तो बता देते हैं कि ये क्या करता होगा या क्या करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6। व्यक्ति के निर्धारण तत्व क्या हैं? व्यक्तित्व के 3 निर्धारक तत्व हैं। व्यक्ति के निर्धारक तत्व क्या हैं? तो व्यक्ति के 3 निर्धारक तत्व हैं। कौन कौन से? पहला, जैविक या शारीरिक निर्धारक तत्व। दूसरा, मनोवैज्ञानिक निर्धारक तत्व। तीसरा, वातावरणीय निर्धारक तत्व। व्यक्ति के निर्धारक तत्व क्या हैं? तो व्यक्ति के निर्धारक तत्व 3 हैं। पहला जैविक या शारीरिक, दूसरा मनोवैज्ञानिक और तीसरा वातावरणीय निर्धारक। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 7। यहाँ से देखिए, सहपाठी से आशय स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7। सहपाठी से आशय स्पष्ट कीजिए। तो सहपाठी से आशय ऐसे समूह से है जिसमें 4-5 छात्र इकट्ठे रहते हैं। अब हम लोग साथ में पढ़ते हैं, तो कोई पूछता है कौन है ये, तो हम लोग कहते हैं ये मेरा दोस्त है या मेरा सहपाठी है, हमारे साथ पढ़ा है। तो सहपाठी के आशय से ऐसा समूह है जिसमें 4 से 5 छात्र इकट्ठा रहते हैं, 4-5 दोस्त मिलकर इकट्ठा रहते हैं, वही सहपाठी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 8। सत्याग्रह से क्या तात्पर्य है? सत्याग्रह से क्या तात्पर्य है? तो सत्य का मूल अर्थ है सत्य के प्रति आग्रह। सत्य के प्रति आग्रह, सत्य को पकड़े रहना और इसके साथ अहिंसा को मानना, यही सत्याग्रह का तात्पर्य है। सत्याग्रह का मूल अर्थ है सत्य के प्रति आग्रह, सत्य को पकड़े रहना और इसके साथ अहिंसा को मानना। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 9। नैतिक शिक्षा किसे कहते हैं? देखिए क्वेश्चन नंबर 9। नैतिक शिक्षा किसे कहते हैं? तो बालक का सामाजिक विकास करने वाली
व्यक्तित्व का संतुलित तथा सर्वांगीण विकास तथा उसका दृष्टिकोण उदार बनाने वाली शिक्षा को नैतिक शिक्षा कहते हैं। बालक का एक तो सामाजिक विकास जो करे वो नैतिक शिक्षा, व्यक्तित्व का संतुलन बनाए रखे वो नैतिक शिक्षा, और जो हमारा बालक का सर्वांगीण विकास करे, शारीरिक, मानसिक, व्यक्तिक, भावात्मक, तो वो क्या है? नैतिक शिक्षा है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 10। नैतिक शिक्षा के कोई दो उद्देश्य बताइए। तो नैतिक शिक्षा के कोई दो उद्देश्य यहाँ से देखिए, पहला है नैतिकता का विकास होना चाहिए, दूसरा है आध्यात्मिक विकास। नैतिक शिक्षा के कितने प्रकार, कोई दो उद्देश्य कौन कौन से हैं? एक तो है नैतिकता का विकास, दूसरा है आध्यात्मिक विकास। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 11। समाज अनुकूलन विकास क्या है? समाज अनुकूलन विकास, तो यहाँ से देखते हैं, समाज अनुकूलन का विकास का सीधा अर्थ है समाज के अनुरूप व्यक्ति के विकास से है। जो ऐसा समाज, जिस तरीके से समाज चल रहा है उसी के अनुरूप व्यक्ति के विकास से है। इस प्रक्रिया को सामाजिकरण कहा जाता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। आक्रामकता के प्रकार बताइए। यहाँ से देखिए, आक्रामकता के प्रकार बताइए। आक्रामकता यानी कि आक्रामकता के मुख्य दो विशिष्ट प्रकार प्रचलित हैं। यहाँ पे बाई मिस्टेक प्रचार लिख गया है, यहाँ पे प्रकार होना चाहिए। आक्रामकता के प्रकार बताइए। तो आक्रामकता के मुख्य दो विशिष्ट प्रकार प्रचलित हैं। पहला, एक तो कोई होता है जब आक्रामक यानी कि गुस्सा करके मारने वाला, तो शारीरिक आक्रामकता करता है। तो कोई दो लोग होते हैं, अगर गुस्से में तो एक दूसरे से लड़ेंगे, मारेंगे, कूट काट डालेंगे, ये तो हो गई शारीरिक आक्रामकता। अब दूसरा मौखिक आक्रामकता। कुछ लोग ऐसे हैं, देखना तो मोहल्ले में लड़ाई होगी, एक दूसरे को चुपटेंगे नहीं मारने के लिए, बस दूर से गालियां देते रहेंगे, तो ये क्या है? मौखिक आक्रामकता। शारीरिक आक्रामकता, एक दूसरे को चिपट जाएंगे, मारने लगेंगे। और मौखिक आक्रामकता, एक दूसरे से चुपटेंगे नहीं मारने के लिए, बस गालियां देते रहेंगे। तो आक्रामकता के प्रकार बताइए। आक्रामकता के मुख्य दो प्रकार हैं। पहला तो शारीरिक आक्रामक व्यवहार, दूसरा है मौखिक आक्रामक व्यवहार। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। गांधी जी के अनुसार वे कौन से तत्व हैं जो शांति स्थापना हेतु महत्वपूर्ण हैं? तो गांधी जी ने शांति स्थापना के निम्न आचरण अपनाने पर बल दिया है। यहाँ से देखते हैं, पहला कौन कौन सा? सत्य, अहिंसा, संयमित आचरण, क्षमा, प्रश्न। चौथा है क्षमा, प्रश्न। गांधी जी के अनुसार वे कौन से तत्व हैं जो शांति स्थापना हेतु महत्वपूर्ण है? जो शांति की स्थापना हेतु क्या है महत्वपूर्ण? एक तो सत्य बोलना चाहिए, एक तो अहिंसावादी होना चाहिए, संयम होना चाहिए। तुम्हारे आचरण में थोड़ा क्या होना चाहिए? संयमित आचरण होना चाहिए। ये नहीं जरा सी बात पर आक्रामक हो जाओ। और तुम्हारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? क्षमा प्रश्न, यानी कि क्षमा देने वाला होना चाहिए, किसी को माफ़ करने वाला होना चाहिए। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 14। आक्रामकता की एक परिभाषा लिखिए। यहाँ से देखिए, मायर्स ने आक्रामकता को परिभाषित करते हेतु लिखा है कि किसने? मायर्स ने आक्रामकता को परिभाषित करते हुए लिखा है कि आक्रामकता वह शारीरिक या मौखिक व्यवहार है। आक्रामकता वह शारीरिक या मौखिक व्यवहार है जो किसी व्यक्ति को आघात पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाता है, जैसे कि शीलता, प्रेम, संतोष और सत्याग्रह। फिर से ध्यान से पढ़िएगा कि आक्रामकता की एक परिभाषा लिखी। तो आक्रामकता की परिभाषा ध्यान से सुनिएगा। लिखनी कुछ ये आती हैं परिभाषाएं, लिखनी पड़ती हैं, इसलिए ध्यान से याद कर लीजिएगा कि मायर्स ने आक्रामकता की परिभाषित करते हुए लिखा है कि आक्रामकता वह शारीरिक या मौखिक व्यवहार है। आक्रामकता वह शारीरिक या मौखिक व्यवहार है जो किसी व्यक्ति को आघात पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाता है। शीलता, प्रेम, संतोष और सत्याग्रह। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। स्व जागरूकता को समझाइए। अब यहाँ से देखते हैं स्व जागरूकता से आशय स्वयं की जिम्मेदारी है। स्व जागरूकता से आशय स्वयं की जिम्मेदारी से है। इन जिम्मेदारियों में स्वयं के लिए
परिवार के लिए, स्वयं के कार्यों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, अपनी भावी उन्नति के लिए, स्व जागरूकता के लिए द्वारा ही आदर्श जीवन की प्रगति सार्थक हो सकती है। ध्यान से सुनिए, दूसरी बार फिर से समझिए। स्व जागरूकता को समझाइए। तो स्व जागरूकता से आशय स्वयं की जिम्मेदारी से है, यानी कि आपकी खुद की जिम्मेदारी से है। इन जिम्मेदारियों में स्वयं के लिए, परिवार के लिए, स्वयं के कार्यों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, अपनी भावी उन्नति के लिए स्व जागरूकता के द्वारा ही आदर्श जीवन की प्रगति सार्थक हो सकती है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 16। सामाजिक बोध को परिभाषा दीजिए। तो सामाजिक बोध की परिभाषा यहाँ से देखिए, बैरन एवं वायरन के शब्दों में, वायरन के शब्दों में सामाजिक बोध का आशय सामाजिक विश्व के बारे में उपलब्ध सूचनाओं की व्याख्या, विश्लेषण, स्मरण तथा उपयोग करने से है। किससे है सामाजिक बोध की परिभाषा? तो बैरन एंड वायरन ने शब्दों में सामाजिक बोध का आशय सामाजिक विश्व के बारे में उपलब्ध सूचनाएं, किसके बारे में? विश्व के बारे में उपलब्ध सूचनाओं की व्याख्या की, विश्लेषण किया, स्मरण तथा उपयोग करने से है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे लगता है 16 क्वेश्चन ही है, ये लास्ट क्वेश्चन था 16 क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नहीं है। तो 16 क्वेश्चन में आप लोगों के हो गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।